Hey everyone, good afternoon. This is 𝐲𝐴𝐵𝐞𝐞. In this lecture today we'll be talking about NAT Gateway. So guys, आज मैं आपको NAT Gateway के ऊपर एक लैब परफॉर्म करके बताऊं, ठीक है? और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग NAT Gateway को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ड्यूरिंग दिस सेशन अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को लाइव कमेंट के ऊपर, चैट्स के ऊपर आप मेरे को पूछ सकते हो. ओके, सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक NAT Gateway. ओके, सो जो लोग नेटवर्किंग बैकग्राउंड से वो जानते हैं नेट क्या होता है. नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. सो इन केस लाइक आपने इससे पहले कभी नेटवर्किंग की कोई स्टडी नहीं की है, अगर आपने नेटवर्क पे कभी काम नहीं किया है, मैं आपको नेट का फंक्शनैलिटी बता देता हूँ. तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन नेटवर्क इस तरीके से होता है, या आपका घर का भी नेटवर्क इसी तरीके से होता है. तो ये सोचिए आपका एक राउटर है, ये किसी भी कंपनी का राउटर हो सकता है. ओके, ये कोई टीपी लिंक का हो सकता है या डी लिंक का राउटर हो सकता है. तो ये आपका राउटर है. तो ये आपका राउटर है और इस राउटर से आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो. विद द हेल्प ऑफ दिस राउटर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो ये जो क्लाउड है, तो 2 मिनट के लिए सोचिए ये इंटरनेट है आपका. और इंटरनेट के बारे में हम जानते हैं, इंटरनेट के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेट पे यूज किया जाता है ओनली पब्लिक आईपी एड्रेस. तो इंटरनेट पे यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो, सिर्फ पब्लिक आईपी. पब्लिक आईपी. अगर एक पैकेट इंटरनेट पे जा रहा है जिसमें पब्लिक आईपी नहीं है, प्राइवेट आईपी है, सोर्स में या डेस्टिनेशन में, इट डजंट मैटर्स, इंटरनेट इस पैकेट को इंटरनेट पे कनेक्टेड डिवाइसेस ड्रॉप करने वाले. सो गाइस बहुत सिंपल है, इंटरनेट पे पब्लिक आईपी होता है और पब्लिक आईपी के अलावा इंटरनेट पे आप कुछ नहीं यूज करते हो. तो जब आप ये राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, जब ये राउटर पे इंटरनेट कनेक्शन आप लाकर लगाते हो ना, तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी दे देंगे. तो आईएसपी इज गोइंग टू गिव यू पब्लिक आईपी हो गया. यहाँ पे आपके पास एक पब्लिक आईपी होगा, पब्लिक आईपी. दिस विल कम वाया आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर देगा. अभी आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या आपका पीसी हो सकता है, या आपका लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, ये कोई प्रिंटर हो सकता है. तो ये चीजें आपकी शायद वायर्ड या वायरलेसली कनेक्टेड होंगी आपके राउटर से, ठीक है. तो ये जो भी डिवाइसेस है आपके, ये वायर या वायरलेसली आपके राउटर से कनेक्ट होंगे. और इन सारे डिवाइसेस के ऊपर यहाँ पे आप यूज करते हो प्राइवेट आईपी. प्राइवेट आईपी. तो गाइज हमारा इंटरनल नेटवर्क जो है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट आईपी. इंटरनेट पे प्राइवेट आईपी नहीं चलता है, वहां पे पब्लिक आईपी चल यूज करना होता है. तो जब ये डिवाइसेस आपके प्रिंटर, कंप्यूटर, वैसे प्रिंटर को तो इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं होती है, ये आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन होगा, वो इंटरनेट के ऊपर जब कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये राउटर उन पैकेट में से जो इंटरनेट पे जा रहे हैं प्राइवेट आईपी निकाल करके ये वाला पब्लिक आईपी रिप्लेस कर देते हैं. इसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. तो मैं फिर से एक बात बताता हूँ. अगर आप अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, आपके पीसी को यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपका पीसी यूज करके आप इंटरनेट सर्व कर रहे हो थ्रू अ राउटर, आपके पास कोई टीपी लिंक या डी लिंक या ऐसा कोई तो भी राउटर होगा जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो आपके कंप्यूटर पे. तो होता क्या है, जो आपके कंप्यूटर के पैकेट्स है उनमें प्राइवेट आईपी है, और ये आईपी जो है राउटर रिप्लेस कर देता है. जब ये पैकेट राउटर के थ्रू इंटरनेट पे जा रहा है, तो राउटर इन आईपीस को निकालता है, प्राइवेट आईपीस को, क्योंकि इंटरनेट पे यूज नहीं होते, वहां पे पब्लिक आईपी होते हैं. तो राउटर अपना पब्लिक आईपी इन पैकेट में रिप्लेस कर देता है और फिर आपका पैकेट बाहर इंटरनेट के डायरेक्शन में जा सकता है. सो गाइज ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जहां पे हम प्राइवेट आईपीस को निकाल करके पब्लिक आईपी एड्रेस डाल देते हैं हमारे पैकेट में, क्योंकि इंटरनेट पे पब्लिक आईपी ही यूज होता है, प्राइवेट नहीं यूज होता है. क्लियर? सो गाइज जो भी आप डेवलपर्स हो, आप अगर कभी नैट के बारे में सुनते हो ना, तो नेटवर्किंग में नैट ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेट में से प्राइवेट आईपी को निकाल करके पब्लिक आईपी राइट कर रहे हैं, और पब्लिक आईपी के जरिए ये पैकेट
इंटरनेट तक जा रहा है और इंटरनेट पे हम जो भी चीजें एक्सेस करना है कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पैकेट में पब्लिक आईपी है जो इंटरनेट पे यूज होता है, तो वी कैन गो टू द इंटरनेट। तो गाइज दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ओके, फॉर अ नेटवर्क इंजीनियर। बाय द वे, नैट का कंसेप्ट यहाँ पे है ना, तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन हम क्यों यूज करेंगे नैट को एडब्ल्यूएस में अभी मैं समझाता हूँ, ओके। तो अभी हमारे पास एक वीपीसी है यहाँ पे। तो मुंबई रीजन में मैंने एक वीपीसी बनाया, तो जस्ट इमेजिन लाइक दैट इज माय वीपीसी, ओके। सो इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो गाइज यहाँ पे मेरे पास एक वीपीसी है, दैट इज माय वीपीसी 2, और ये मुंबई रीजन में। तो हमारे पास एक पिछले लेक्चर में हमने एक वीपीसी बनाया था मैंने मुंबई रीजन में, तो दिस इज वीपीसी 2 इन मुंबई रीजन। अब इस वीपीसी 2 जो मुंबई रीजन में, इसमें एड्रेस हम यूज कर रहे हैं 192.168.0.0/16। तो गाइस पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, तो व्हाट डू आई हैव ऑलरेडी ओवर हियर। So I'll just take you to VPC over here. So there is my VPC in Mumbai region. If I just click on VPC, so remember this thing. Uh, so this is the VPC 2. It is having this IP address 192.168.0.0/16, and it is in Mumbai region. Okay. So that is my VPC 2 in Mumbai region. Okay. Now in this VPC, what we have? Now in this VPC, what do we have? So just quickly, like we'll go to the drawing board and we'll just draw two subnets. So guys, यहाँ पे अपना सबनेट 1 है, ओके, और ये सबनेट 2 है, ओके। तो ये हमारा सबनेट 1 और ये है सबनेट 2। सबनेट 1 के अंदर हम जो आईपी यूज कर रहे हैं ना, इट इज लाइक 192.168.1.0/24। सबनेट 2 में हम यूज कर रहे हैं 192.168.2.0/24। तो ये क्विकली मैं दिखा देता हूँ आपको सबनेट 1 और सबनेट 2 का स्टेटस, ओके। So here we have subnet 1. Okay. Subnet 1 is using 192.168.1.0/24. And similarly, we have this more subnet 2. Again in VPC, it is using 192.168.2.0/24. तो ये हमारे दो सबनेट्स हैं यहाँ पे। इन सबनेट्स में रिस्पेक्टिव वेब सर्वर्स है हमारे, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक सबनेट 1 में एक वेब सर्वर है, तो ये वेब सर्वर है, और इस वेब सर्वर को मैंने पब्लिक और प्राइवेट आईपी दिया, ओके। ऑन दी अदर साइड एक और एक सर्वर है हमारे पास, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर है, ओके। तो ये डेटाबेस का सर्वर है, फाइन। इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट में से हमारे पास सिर्फ प्राइवेट आईपी है, वी डोंट हैव पब्लिक आईपी। तो गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ, तो इफ आई जस्ट टेक यू इनटू इंस्टेंसेस एंड ऑन द इंस्टेंसेस ऑप्शन, ये हमारा वेब सर्वर है। वेब सर्वर हैज दिस पब्लिक, okay, you can see this is the public IP and here we have the private IP, whereas on the database server we only have private IP, we don't have any public IP, okay। सो गाइज ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है मेरे पास अपने वेब सर्वर के ऊपर, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट दोनों आईपी है, लेकिन डेटाबेस सर्वर में सिर्फ प्राइवेट आईपी है, आई डोंट हैव एनी पब्लिक आईपी ओवर हियर। अभी पब्लिक आईपी क्यों नहीं है डेटाबेस सर्वर के ऊपर? तो लाइक व्हाई इज देयर नो पब्लिक आईपी? तो बेसिकली फॉर सिक्योरिटी। अभी देखिए, विद द पब्लिक आईपी एड्रेस योर डेटाबेस सर्वर विल बी एक्सपोज टू द इंटरनेट। अगर आप डेटाबेस सर्वर को इंटरनेट पे लाइक डायरेक्टली इंटरनेट के सामने रखते हो, तो आपको पब्लिक आईपी देना पड़ता है। पब्लिक आईपी से ये होगा प्रॉब्लम कि एनीबडी हु नोज द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ योर डेटाबेस सर्वर over the internet, he will be able to directly create a connection to your database server, and this can be dangerous. We don't want our critical data of our customers, of our business, to be available right to anybody, ठीक है, who knows just a public IP address and he has figured out some way to guess the password, or maybe like he also knows the password.
So if you just remove this public IP address from your database server, so any person who knows the email address, who knows the public IP address as well as the user credentials will not be able to connect to your database server. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पब्लिक आईपी नहीं है ना आपके पास टू योर डेटाबेस सर्वर, तो किसी के पास अगर किसी के पास अगर आपके सर्वर का डिटेल भी है, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और बाकी डिटेल्स भी है, तब भी वो कनेक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि पब्लिक आईपी नहीं है आपके सर्वर को। पब्लिक आईपी अगर है किसी के पास, ठीक है, और आपने पब्लिक आईपी दिया है, असाइन किया है, तो एटलीस्ट वो कनेक्शन तो कर सकता है। पब्लिक आईपी के बिगर कनेक्शन भी नहीं होगा, तो ये ज्यादा सिक्योर होगा। अभी आप बोलोगे कनेक्शन ही नहीं कर पाया तो क्या फायदा होगा, क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा? तो बेसिकली ये है कि अगर आपने अगर आपने पब्लिक आईपी नहीं दिया, तो बेसिकली क्या है कि एटलीस्ट ये डेटाबेस सर्वर को ये वेब सर्वर तो एक्सेस कर पाएंगे ना। हम चाहते हैं हमारा एप्लीकेशन सर्वर या हमारा वेब सर्वर वो डेटाबेस को एक्सेस करे। तो हमारी रिक्वायरमेंट एकदम सिंपल है, हम चाहते हैं कि हमारा वेब सर्वर अपने डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करे। हम नहीं चाहते ऐसा कि कोई भी रैंडमली एक्सेस करे, हम चाहते हैं सिर्फ वेब सर्वर एक्सेस करे। तो ये दोनों भी सर्वर्स जो है, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर, भले ही ये दोनों डिफरेंट सबनेट्स में है, पर इनका जो वीपीसी है वो सेम है। तो इट इज VPC2 इन विच वी हैव द वेब सर्वर एंड द डेटाबेस सर्वर। तो यूजर्स जो होंगे, इंटरनेट के यूजर्स, ओके, दे विल कम टू दिस वेब सर्वर। सो इंटरनेट के जो यूजर्स हैं वो लोग वेब सर्वर पे आएंगे, वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे, और वो लोग जब अपने रिसोर्स, अपने प्रोफाइल को या अपने डेटा को देखना चाहते हैं, तब ये वेब सर्वर डेटा फेच करके लेके आएगा डेटाबेस सर्वर के पास से। तो जितने भी मल्टी टियर एप्लीकेशन होते हैं उन सब में यही कंडीशंस होती है। तो जितने भी हम मल्टी टियर एप्लीकेशंस देखते हैं उन सब का जो वे ऑफ सेटअप होता है ऐसा ही होता है। आपका जो यूजर पॉपुलेशन है वो एक्सेस करता है फ्रंट एंड को, आपके वेब सर्वर को। तो यूजर वेब सर्वर के को कनेक्ट होता है, और वहां पे जब वो यूजर लॉग इन कर रहा है यूजर नेम पासवर्ड देके, तो ये वेब सर्वर डेटाबेस में जाके चेक कर रहा है क्या यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है या नहीं। ओके। तो हम चाहते हैं वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करे, यूजर्स नहीं। यूजर्स वेब सर्वर को कनेक्ट होने चाहिए। तो वेब सर्वर को दिया हमने पब्लिक आईपी, यहाँ पे मैंने वेब सर्वर को पब्लिक आईपी दे दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि यूजर हमारे डेटाबेस को कनेक्ट हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं दिया। तो गाइज ये परपेचुअल डिजाइन है। ओके। इस डिजाइन के अंदर हम सिक्योरिटी के लिए, ओके, सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस सर्वर को पब्लिक आईपी नहीं दे रहे। अभी डिजाइन तो बहुत अच्छा ही है, अंटिल नाउ द डिजाइन लुक्स वेरी गुड, एक्सीलेंट डिजाइन है, पर इसमें एक लिमिटेशन, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके डेटाबेस सर्वर को अपडेट्स वगैरह डाउनलोड करने, तो गाइज विद द चेंज इन टाइम, ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो आपके वेंडर कंपनी है जिनका सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो वो लोग अपने सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी अपडेट वगैरह रिलीज करते रहते हैं। हम चाहते हैं डेटाबेस सर्वर इंटरनेट पे जा करके अपडेट डाउनलोड करे और इंस्टॉल करे, क्योंकि इन अपडेट्स में आपकी सिक्योरिटी एनहांस होती है, कोई बग्स है तो वो फिक्स हो जाते हैं, नई फंक्शनैलिटी आपके सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाती है। तो गाइज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि डेटाबेस सर्वर है ना, वो इंटरनेट पे जाके अपडेट डाउनलोड करना है उसमें, पर ऑन दी अदर साइड मुझे उससे पब्लिक आईपी भी नहीं देना है ताकि कोई डायरेक्टली इस डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली कनेक्ट करे। तो मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ही लाइक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। आई वॉन्ट माई सर्वर टू गो टू इंटरनेट when it requires. So when my database server wants to go to internet, it should be able to go to internet and download updates. But on the other side, when when my users over the internet want to connect to the database server directly, they should not be able to get connected. Okay, so that is my requirement. So I accordingly have these servers also created. So here we have this web server. Okay, so here we have our web server. You can see like web server has public IP as well as यहाँ पे public IP और private IP. Whereas my database server over here, it doesn't have any public IP. It just has private IP. So guys, we'll be first connecting to our web server. So I'll just copy the public IP of my web server, launch my terminal. Okay, that is Windows 11 machine. So guys, ये Windows 11 है. On Windows 11, if you right click your start button, you'll not find PowerShell or command prompt. You'll find terminal. But at the end of the day, terminal के अंदर आपका PowerShell ही start होता है. Okay. अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? I'll just do SSH-I under OneDrive in my system. There is a directory called class.
and there is keys. And in here we have this AWS server.pem file. And since I've launched Amazon Linux, the default username is Ubuntu @ and I have to paste my public IP over here. I'm sorry, Amazon Linux. I'm sorry. Its username is EC2-user, EC2-user @ and the public IP. Fine, enter. So I sure you want to continue connecting? Yes, I want to continue connecting to this machine, and in a short while we should be getting connected here. So guys, पहले मैं hostname CTL hostname CTL set dash hostname, and I'll call it like WebSRV, WebSRV. Okay, sudo and bash. So I've changed the hostname of my server. Okay, earlier the hostname was IP-192.168.1-119. I've changed it to WebSRV. Okay, that is my hostname. Now, this server has connectivity to internet. Agar if I do this sudo yum update. So this is a web server. It has connectivity to internet. We got connected to it. Like it is also able to communicate on internet. So it went to internet. It found that like updates are not available. Like already my system is updated. पहले से मेरा system पूरा updated है. कोई update download करने की जरूरत नहीं है इस पे. चलिए ठीक है. अभी इस मशीन के ऊपर मैं क्या करूंगा? मैं गूगल को पिंग करके देखूं अगर ping google.com. So easily you can find like Google को पिंग किया मैंने. I was able to ping to google.com and here you can see the reply. तो आपको response दिख रहा है. ठीक है. So everything is working fine until here. तो ये पहला सर्वर है वेब सर्वर जिसको पब्लिक और प्राइवेट आईपी दोनों भी है. तो ये we can find it has a public IP as well as private IP. लेकिन डेटाबेस सर्वर जो है ना मेरा इसको पब्लिक आईपी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट आईपी है. अगर मैं डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करना चाहूँ, ओके, इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू माय डेटाबेस सर्वर, सो द थिंग इज लाइक इट डजंट हैव पब्लिक आईपी. मैं इसको एसएसएच करूँ कैसे? सो एक तो तरीका है, मैंने वेब सर्वर को कनेक्ट किया. फ्रॉम वेब सर्वर आई कैन डू एसएसएच टू डेटाबेस सर्वर. ठीक है. तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वेब सर्वर को है ना एक एज अ जंप सर्वर यूज करने वाला हूँ, एंड फ्रॉम वेब सर्वर आई एम गोइंग टू कनेक्ट टू माय डेटाबेस सर्वर. ओके, इट्स वेरी सिंपल. So I will have to copy the key pair into my web server. If I do ls, I don't see any keys. So guys, if you want to copy the key now, so any file that you want to copy into a Linux machine from a Windows computer, the best method is using WinSCP. So I can just start this software called WinSCP. I have already installed it on my computer. I use this software very regularly. Okay. तो अगर आपको विंडोज से लिनक्स में फाइल्स कॉपी करना है नेटवर्क में, वो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हो. आई जस्ट हिट एंटर. WinSCP में स्टार्ट करूंगा. सो WinSCP स्टार्ट करने के साथ ही आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. इन केस ये ऑप्शन आ जाता है, आप गलती से इसको क्लोज कर लो, तो यहाँ पे ना न्यू टैब वाला बटन है, आप इस पे क्लिक कर लेना, वापस से ऑप्शन दिख जाएगा आपको. ओके, क्लियर. तो अभी यहाँ पे ना अगर आप एक मिनट. अच्छा, ये न्यू टैब वाले बटन पे यहाँ पे साइट का ऑप्शन है, न्यू साइट. यहाँ पे आप चूज करना है WinSCP. एससीपी यूज करना है एक्चुअली आपको. सिक्योर कॉपी, एससीपी स्टैंड्स फॉर सिक्योर कॉपी. अभी एससीपी के जरिए क्या कर सकते हो आप एक मशीन से वाया अ नेटवर्क दूसरे मशीन में डेटा कॉपी कर सकते हो. ये एससीपी जो है सिक्योर कॉपी, ये लिनक्स सिस्टम्स का एक मैकेनिज्म है. ये वहीं पे काम करता है लिनक्स पे. तो कुछ लोगों ने डेवलप किया है WinSCP. विंडोज टू लिनक्स अगर आप कॉपी करना चाहते हो, ये ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर गूगल करके ढूंढ लो, मिल जाएगा आसानी से, और ये इंस्टॉल कर लेना आपकी विंडोज मशीन पे. तो विंडोज से भी एससीपी कर सकते हो आप. तो विंडोज से लिनक्स में डेटा कॉपी कर सकते हो. अभी देखिए, एससीपी जो होता है सिक्योर कॉपी, ये एसएसएच बेस्ड सिस्टम है. मतलब इसके लिए आपको स्पेशली कोई पोर्ट ओपन करने की भी जरूरत नहीं. तो ये प्रोडक्शन पे भी अच्छे से यूज किया जा सकता है. तो आपको प्रोडक्शन सर्वर्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा पोर्ट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस पर आपका जो टीसीपी पोर्ट 22 है उसी को ही एससीपी लेवरेज कर सकता है. तो हमारा होस्टिंग जो है, हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है हमारे वेब सर्वर का, वो हमें कॉपी करना है यहाँ पे. सो गाइज, वेब सर्वर के अंदर मेरे को की चाहिए. मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस. आई एम गोइंग टू कॉपी की हो गया. तो इस मशीन पे मैं की कॉपी कर रहा हूँ. की कॉपी यहाँ पे कर रहा हूँ वेब सर्वर में, इसलिए क्योंकि मेरे को थोड़ी देर में what I want to do is I want to create connection from here to this machine. डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करना है ताकि उसमें इंटरनेट काम कर रहा है क्या, ये मैं चेक कर सकूं. ठीक है. उसको अपडेट करके चेक कर सकूं, गूगल को पिंग कर रहा है क्या, वो चेक कर सकूं.
तो मुझे की है ना यहाँ पे कॉपी करना है इस सर्वर पे, और इस की के जरिए मैं कनेक्शन डेटाबेस सर्वर को करने वाला हूँ। ओके, चलिए। सो वेरी क्विकली आई विल शो यू हाउ टू कॉपी द की यूजिंग WinSCP। ओके, सो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी WinSCP में है। WinSCP में यहाँ पे होस्ट नेम में आपको क्या करना है, आपके वेब सर्वर का पब्लिक आईपी कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यूजर नेम है हमारा EC2-user। ओके, और एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पर इस विंडो में, इस छोटे से विंडो में ऑथेंटिकेशन में जाना है आपको। प्राइवेट की फाइल आपको यहाँ पे ब्राउज करनी है। तो इन माय केस माय प्राइवेट की फाइल इज इन माय क्लास एंड इन माय कीज। ओके, तो दिस इज द फाइल। अब एक बात ध्यान में रखिए, इफ यू आर गोइंग टू यूज WinSCP वर्क्स विद PPK फाइल, पेम फाइल नहीं चलेगा प्राइवेट की में। PPK मतलब पुटी प्राइवेट की। तो PPK फाइल आपको इसको देनी होंगी और ओपन करना है, तो आपका कनेक्शन यहाँ पे क्विकली बन जाता है। लॉगिन कर लीजिए एंड एक्सेप्ट। तो ये राइट हैंड साइड में ना आपका रिमोट लिनक्स मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये पूरा आप जो देख रहे हो, ये बेसिकली ये क्या दिखा रहा है आपको, रिमोट लिनक्स सर्वर। ये हमारा वेब सर्वर है, ये वेब SRV है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में हमारा लोकल कंप्यूटर है, लोकल विंडोज कंप्यूटर। तो बेसिकली ये है, तो ये आपका लोकल कंप्यूटर है, आपके फाइल्स पूरे लोकल कंप्यूटर पे। इन फाइल को यहाँ पे मूव करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी ये सपोर्ट करता है, आप अपने लोकल मशीन से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए फाइल्स, वो दूसरे साइड में कॉपी हो जाएंगी फाइल्स, ठीक है। तो गाइज ये इस तरीके से है। ये कमांडर इंटरफेस में लेफ्ट साइड का जो आपका एक्सप्लोरर है, ये लोकल विंडोज की पीसी है, और राइट साइड में जो एक्सप्लोरर है वो रिमोट लिनक्स सर्वर है, आपका वेब सर्वर है ये। ओके, चलिए। तो मैं लोकल मशीन से फाइल्स कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हाउ टू डू दिस, तो एक्चुअली आई विल गो टू माय यूजर डायरेक्टरी इन विच आई शुड सी वन ड्राइव ओवर हियर। अंडर वन ड्राइव आई हैव दिस फोल्डर ऑफ क्लास एंड देन कीज, एंड हियर आई हैव द पेम फाइल। ये पेम फाइल को ड्रैग करके मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना है, दैट्स इट। तो अर्लियर यहाँ पे फाइल नहीं थी, अभी LS दो टाइम किया मैंने, अभी LS करूँ तो एक फाइल आ गई है, AWS.pem। और अगर आप कोई और फाइल्स कॉपी करना चाहते हो, लेट्स इमेजिन लाइक मेरे को आई विल जस्ट टेक यू टू डाउनलोड्स। सो जस्ट इमेजिन लाइक आई वांट टू कॉपी दिस document 2, ठीक है। तो आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर एंड document 2 कॉपी हो गया। एंड इफ आई वेरीफाई इट फ्रॉम योर LS करूँ तो document 2 भी कॉपी हो गया। तो गाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन document 2। अगर इसको डिलीट भी करना पड़ा ना तो RM करके मैं document 2, अच्छा डॉक्यूमेंट का D कैपिटल है, document.pdf, और LS करूँ अभी एक ही फाइल है। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि फाइल्स कैसे कॉपी की जाती है, और फाइल्स को यहाँ पे वेरीफाई भी किया, द फाइल्स गॉट कॉपीड हो गया। अच्छा, अगर लॉन्ग लिस्टिंग करूँ तो आप देख सकते हो इस फाइल में, ये जो AWS.pem फाइल है, ऑल द यूजर्स हैव रीड परमिशन। तो आप sudo smart करके परमिशंस चेंज कर लो, क्योंकि ऐसी परमिशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो sudo smart 400 ऑन AWS.pem फाइल। नाउ LL करूँ अगर, तो आपकी परमिशंस चेंज हो गई। द ओनर यूजर हैज रीड परमिशन, ओनर ग्रुप एंड अदर्स हैव नो परमिशन, ठीक है। So guys, all of you who know Linux command line interface, so you know how to change the permissions on a file. In case you don't know how to change it, so at least I have shown you over here how to change the permission on this file. Now this file is ready to be used for SSH connection to our next computer, that is the database server. तो web server पे हम लोग SSH-i AWS.pem file to EC2-user @ एंड डेटाबेस सर्वर का प्राइवेट आईपी चाहिए मेरे को। इसे तो पब्लिक आईपी नहीं है, इसका प्राइवेट आईपी चाहिए मेरे को। आई विल कॉपी दिस एंड ओवर हियर आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। यस, so guys we got connected to database server। okay, one more thing, sudo host name ctl set dash host name, and we'll call it like db_srv। okay, sudo host name की स्पेलिंग गलत हो गई। okay, host name ctl set hyphen host name। now exit, and if I connect it one more time, so now we can see it is called dbsrv। earlier the name was very lengthy, आप bash करके भी इसको अप्लाई कर सकते हो या एग्जिट करके रिकनेक्शन कर सकते हो।
तो मैंने एग्जिट करने के बाद ये कनेक्शन क्लोज कर लिया था और वापस से क्विकली कनेक्शन कर लिया, आप एरो हिट करके, और यू कैन सी वी आर ऑन टू आवर डेटाबेस सर्वर. अभी द प्रॉब्लम ओवर हियर इज लाइक दिस मशीन हैज नो पब्लिक आईपी. So the problem is it has no connection to internet. Okay. So अगर मैं sudo yum update, if I do this, so it's trying to get connected. Okay. So ये try कर रहा है, थोड़ा देर wait करते हैं हम लोग. It will fail in getting the directory. तो जो अपस्ट्रीम पैकेज डायरेक्टरी से यम ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने का उस रिपोजिटरी से, तो वो हो नहीं पाएगा कनेक्शन, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है ना इसके पास. इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है और इसके पास प्राइवेट आईपी है, तो प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे यूजेबल नहीं है. कुछ वक्त हमारा स्पेंड होगा इसमें इन दिस प्रोसेस, लेकिन एट द एंड इट विल कम अप विद एरर कि लाइक कनेक्शन वाज नॉट एबल टू बी, कुछ एरर दे देंगे, कनेक्शन कुड नॉट बी क्रिएटेड, ऐसे कुछ बताएंगे आपको. तो गाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट ऑन द चैट. आपका फीडबैक भी जो है वो भी आप चैट पर रख सकते हो. So guys, we have given this enough time, but it is sitting there trying to connect to repository. Okay. So now we can come, nothing to do, dependencies resolved. Okay. Error during downloading metadata, कुछ download नहीं हुआ. ठीक है. So here we can see like timeout was reached for HTTPS. ये connection ही नहीं हो गया. Connection timeout after 30,001 millisecond. मतलब बहुत टाइम दे दिया हमने इसके ऊपर. ओके. तो कनेक्शन ही नहीं हो पाया. अगर मैं गूगल को पिंग करूँ, ठीक है, पिंग google.com. सो वी आर रिवेटिंग. नेम रिजॉल्व हो गया. डीएनएस सर्वर हमारे नेटवर्क में होता है, वो हमें आईपी एड्रेस बता देता है गूगल का, लेकिन गूगल को पिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग बिगर पब्लिक आईपी के. वी विल नॉट बी एबल टू टॉक टू गूगल. सो वी आर वेटिंग हियर फॉर दिस थिंग टू गेट, फॉर इट टू रिस्पॉन्ड टू अस. पर काफी टाइम वेट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 22 पैकेट्स वर सेंट, 0 रिसीव्ड, 100% पैकेट लॉस. सो गाइज वी कैन से वन थिंग, डेटाबेस सर्वर हमारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है. ओके. तो ये क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी. ओके. सो गाइज द थिंग इज डेटाबेस सर्वर इज नॉट एबल टू टॉक ऑन इंटरनेट. ओके. सो व्हाट कैन वी डू फॉर दिस? इफ यू वांट सिक्योरिटी एज वेल, ओके, इफ यू वांट अ डेटाबेस सर्वर टू टॉक ऑन इंटरनेट सिक्योरली, तभी इसको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं? Bigger public IP. We are not going to give it public IP, and without giving it public IP, how can we fix this? तो guys एक बात समझ के चलो, पूरी डिजाइन भी देख लो. हमारे पास यहाँ पे एक मेन रूट टेबल है. यहाँ पे हमारा है मेन रूट टेबल, दैट इज माय main root table, to which both the subnets are associated. This subnet and this subnet, they both are associated to the main root table. In the main root table is the root of internet pointing towards the internet gateway. So guys, that is my internet gateway. Okay. So this is internet gateway. तो ये मेरा इंटरनेट गेटवे है और ये इंटरनेट गेटवे मेरा अटैच्ड है इस वीपीसी का. ठीक है, वीपीसी 2 को. और ये जो रूट टेबल है, मेन रूट टेबल, इसके अंदर द पाथ ऑफ इंटरनेट इज ओवर हियर. ओके. तो इंटरनेट पे जाने का रास्ता ऐसा, द रूट 0.0.0.0/0. अभी यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ. ठीक है. यहाँ पे हमारा पब्लिक सबनेट है, सबनेट 1. सबनेट 1 हमारे लिए पब्लिक सबनेट है, क्योंकि ये सबनेट मेन रूट टेबल से एसोसिएटेड है और इस रूट टेबल के अंदर पाथ ऑफ इंटरनेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंटरनेट गेटवे. तो इसलिए हम इसे पब्लिक सबनेट कहेंगे. और इस सबनेट के अंदर मोस्ट ऑफ द वर्चुअल मशीन जो आप बनाने वाले हो, उन सबको पब्लिक आईपी भी होगा. ओके. तो पब्लिक सबनेट एक ऐसा सबनेट होता है जो एक ऐसे रूट टेबल के साथ एसोसिएटेड होता है जिसमें रूट टुवर्ड्स इंटरनेट इज डायरेक्टली वाया इंटरनेट गेटवे. और इस सबनेट के इंस्टेंसेस को अक्सर पब्लिक आईपी होता है, इसलिए हम इसे पब्लिक सबनेट कहते हैं. तो इस पब्लिक सबनेट के अंदर हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू डू वन थिंग, वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड NAT गेटवे ओवर हियर. So guys,
NAT gateway is a kind of gateway that is created in a subnet, in a public subnet. तो ये हमारा NAT gateway हो गया, तो ये हमारा NAT gateway हो गया। इस NAT gateway को, इस NAT gateway को एक एंड के ऊपर इलास्टिक आईपी होगा, इस NAT gateway को एक एंड के ऊपर यहाँ पर इसको इलास्टिक आईपी होगा, इसे इलास्टिक आईपी होगा। ओके, तो इस NAT गेटवे को इलास्टिक आईपी होगा, एज वेल एज इसे प्राइवेट आईपी भी होगा, इसको प्राइवेट आईपी भी होगा। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग ये NAT गेटवे बना देते हैं। अभी देखिए, पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी, अगर आप बोल रहे हो यार पब्लिक आईपी होगा ना वहां पे, पब्लिक आईपी नहीं होगा, इलास्टिक आईपी होगा। पब्लिक आईपी, इलास्टिक आईपी एग्जैक्टली सेम है, उनका पर्पज सेम है। ये दोनों आईपी पब्लिक आईपी ही होते हैं। इलास्टिक आईपी इज ऑल्सो अ पब्लिक आईपी, बट द ओनली थिंग इज इलास्टिक आईपी इज गिवन टू यू फॉर स्टैटिक यूजेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर आपने NAT गेटवे को स्टॉप किया तो इलास्टिक आईपी वहां पे ही आपके अकाउंट में रिजर्व रहेगा, विच विल नॉट बी गिवन टू अदर AWS यूजर या कस्टमर। ठीक है, तो अगर आपने इलास्टिक आईपी यूज किया अगर NAT गेटवे पे या EC2 इंस्टेंस पे, और जब ऐसे इंस्टेंसेस आप स्टॉप करते हो तब भी आपका इलास्टिक आईपी आपके अकाउंट में होता है। जब इंस्टेंस स्टार्ट होगा वापस उसका आईपी सेम होगा, वही इलास्टिक आईपी। लेकिन सिंपली इलास्टिक आईपी नहीं लेते हुए आप सिर्फ पब्लिक आईपी लोगे ना, तो उसका प्रॉब्लम ये है, जब आप अपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करते हो, Amazon पब्लिक आईपी को रिलीज करवा देता है आपके इंस्टेंस से और एब्जॉर्ब कर लेता है फिर से अपने पास, और वो जहां पे भी दूसरी जगह पे रिक्वायरमेंट होंगी वहां पे वो पब्लिक आईपी यूज करने करने लग जाता है। जब आप इंस्टेंस को स्टार्ट करोगे तो Amazon के पूल में नेक्स्ट अवेलेबल पब्लिक आईपी जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा, आप मतलब आपके इंस्टेंस को दिया जाएगा। तो पब्लिक आईपी में ये होता है ना, जब आपकी इंस्टेंस स्टॉप होती है आपका आईपी रिलीज हो जाता है, और जब कुछ टाइम के बाद आप इंस्टेंस को स्टार्ट करोगे आपको एक न्यू पब्लिक आईपी मिलेगा। लेकिन इलास्टिक आईपी इज ऑल्सो पब्लिक आईपी। व्हेन यू स्टॉप योर इंस्टेंस, ठीक है, योर इंस्टेंस गेट स्टॉप्ड, दिस आईपी इज स्टिल बाइंडेड विथ योर इंस्टेंस। व्हेन यू स्टार्ट योर इंस्टेंस, you again get to see your elastic IP, the same IP that was there earlier. Fine. So elastic IP does not changes. It is a static public IP. You can say that way. Okay. चलिए ठीक है। So guys, हम लोग ये NAT gateway elastic IP मैं बना के बताता हूँ आपको। So I'll quickly go into AWS here into VPC area. और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये will find elastic IP over here. अभी remember one thing, elastic IP is built if you delete your NAT gateway या फिर if you stop your NAT gateway, तो कितने घंटों के लिए स्टॉप किया आपने या कितना टाइम हो गया डिलीट करके, तो जब तक इलास्टिक आईपी अनयूज्ड रहता है तो वो बिल होता है। अगर आपने इलास्टिक आईपी क्रिएट किया है और इसको अटैच किया है टू अ रनिंग इंस्टेंस, टू अ रनिंग NAT गेटवे, तो उसकी बिलिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि Amazon आपकी इंस्टेंस की बिलिंग कर रहा है, Amazon इज बिलिंग यू फॉर योर NAT गेटवे, तो वो इलास्टिक आईपी की बिलिंग नहीं करते। पर इनकेस आपका इंस्टेंस बंद है या NAT गेटवे आपने डिलीट कर लिया और इलास्टिक आईपी स्टिल इज इन योर अकाउंट एलोकेटेड बीइंग नॉट यूज्ड, तो Amazon ये आईपी किसी और को दे नहीं पा रहा है ना, तो वो इसकी बिलिंग करने वाला है। तो गाइज इफ यू आर फॉलोइंग मी इन दिस प्रैक्टिकल, अगर आप मेरे को फॉलो करने वाले हो, ठीक है, तो जब कभी भी आप फॉलो करोगे तो ये ध्यान में रखना, जब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ है इलास्टिक आईपी को आपको डिलीट करना है। ओके, तो डिलीट योर इलास्टिक आईपी एज सुन एज यू आर डन विथ योर प्रैक्टिकल। तो यहाँ इलास्टिक आईपीज में हम एलोकेट इलास्टिक आईपी करेंगे, और यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एलोकेट कर लीजिए। ओके, तो यू विल गेट एन इलास्टिक आईपी, इसका नंबर क्या है 43,204 एंड वी क्रिएटेड फॉर NAT गेटवे। तो यार आई विल कॉल इट लाइक for NAT gateway. Okay, so I gave it a name for NAT gateway. Okay, so when we create a NAT gateway in here, so when you want to create a NAT gateway, so remember the subnet where we created it. We created this NAT gateway in a topology in a subnet 1. So very quickly we'll create the NAT gateway in subnet 1. Okay, so when you want to create a NAT gateway, click create NAT gateway, call it something like NAT space GW space 1. That is the name of my NAT gateway. Under which subnet you want to create it? I want to create it on subnet 1. Okay, choose your subnet wisely. Now connectivity type, we want internet connectivity, मतलब कि आउटगोइंग पैकेट्स में प्राइवेट आईपी को पब्लिक में ट्रांसलेट किया जाएगा। ओके, इलास्टिक आईपी जो आपने एलोकेट किया है फॉर NAT गेटवे, जो हमने नाम दिया था, इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे। सो द क्रिएटिंग प्रोसेस फॉर NAT गेटवे इज वेरी सिंपल, गिव इट अ नेम, चूज द subnet in which you are plan to place it, and finally choose your elastic IP.
and then click create NAT gateway. So guys, this NAT gateway got created, but still it is being deployed. अभी तक का इसका state जो है pending state है, ये available state में नहीं है, अभी तक का transition नहीं हुआ इसका state. Okay. अभी NAT गेटवे को बनाने के बाद एक फाइनल काम करना होगा आपको, ताकि आपके डेटाबेस सर्वर पे इंटरनेट काम कर सके. आपको ये करना होगा कि आपको एक रूट टेबल बनाना होगा. तो ये बनेगा हमारा कस्टम रूट टेबल. तो दैट इज गोइंग टू बी माय कस्टम रूट टेबल. और इस कस्टम रूट टेबल में आप अटैच करोगे सबनेट 2 को. तो याद रखिए, सबनेट 2 जैसे ही आप यहाँ पे अटैच करते हो, इट विल डिटैच फ्रॉम मेन रूट टेबल एंड देन इट विल अटैच टू द कस्टम रूट टेबल. तो गाइस हमेशा ध्यान में रखिए, a subnet will only get associated to one root table at a given time. Okay, it cannot be having association to multiple root tables at the same time. So guys, I've just associated my subnet 2 with my custom root table, and very quickly I'm going to do this. Under root table section, I'm going here and creating a root table. So RT, custom RT, and this will be created for VPC2. Okay, under VPC2 it should be created. That is our working VPC, in which like we have all this implementation completed. So we created the root table. Under subnet association, I want to do is I want to edit my subnet. Okay, and I want to select subnet 2 to get associated to this custom root table and save association. So guys, now my subnet 2 is associated with my custom root table. Okay. So यहाँ तक की तो आई होप चीज समझ में आ गई होंगी. आखिरी फाइनल स्टेप बचा हुआ है इस कस्टम रूट टेबल में द रूट ऑफ इंटरनेट ऐड करना है. So basically this is going to be the root of internet. Okay, here is going to be the internet. So इस custom root table को हम ये बता रहे हैं कि internet that is 0.0.0.0/0 okay is through NAT gateway. Fine. So जब database server wants to go to internet, it will send its packet to NAT gateway. NAT gateway will translate private IP to public IP, and since NAT gateway is created in this subnet 1, which is associated to the main root table, that says इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट गेटवे के जरिए जाओ. NAT गेटवे विल ट्रांसलेट द प्राइवेट आईपी टू इलास्टिक आईपी एंड सेंड द डेटा थ्रू द इंटरनेट गेटवे. ठीक है. तो ये देखिए डेटाबेस सर्वर, एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो डेटाबेस सर्वर है ये एक ऐसे सबनेट में है जो कस्टम रूट टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है. अकॉर्डिंग टू कस्टम रूट टेबल, द रूट ऑफ इंटरनेट, द पाथ ऑफ इंटरनेट गोज वाया NAT गेटवे. डेटाबेस सर्वर विल गिव इट्स पैकेट टू NAT गेटवे. NAT gateway is going to send this packet through internet gateway because it is in min root table which says internet is via internet gateway. So NAT gateway is supposed to give the packet to internet gateway, but its job is to remove the private IP and put its elastic IP in that packet. Now the elastic IP has been substituted into the packet, which is also a public IP, and the packet goes through internet gateway and easily the communications will happen. So custom root table में ये जो root है pointing towards NAT gateway for the direction of internet has to be added. So we'll go over here under custom root table. Okay, so that is my custom root table. Under the roots section over here, we will be editing the root table and we'll be adding the root of internet. And in order to go towards internet, we'll go through the NAT gateway. Okay, and our NAT gateway is this NAT gateway 1. Okay, and save this. I hope like NAT gateway should have been created over here. Now it is showing available state. Fine. So if I go to my this instance, this database server, this time if I try to ping google.com, very quickly like it starts talking to Google, right? The ping process is working fine. And if I cancel out of here by clicking Control C, if I try to do an update, sudo yum update, it also very quickly like checks on the internet to the update server. If there are any required dependencies to be downloaded, it downloads and installs it. So guys, it got completed. Update process got completed. पहले जैसा error नहीं है. If I scroll down, so earlier it gave us an error. ठीक है. तो like it was trying to download, timeout was reached, timeout हो गया क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी. अच्छा, हमने गूगल को पिंग किया. अगर हम ट्रेसर रन करते हैं ऑन -d एंड google.com. अच्छा, ट्रेसर नहीं है कमांड, ट्रेस रूट होगा. ट्रेस रूट चलता है, ट्रेस रूट google.com. ओके, एंड इफ आई डू एंटर या फिर सीधा 8.8.8 करते, गूगल का ही आईपी है 8.8.8.8. गूगल का जो पब्लिक डीएनएस सर्वर है उसका आईपी है 8.8.8.8.
तो ये वी कैन सी एवरीथिंग वर्क फाइन। पर हम लोग पहला हॉप हमारा कौन था? 192.168.1.206। तो गाइज ये ट्रेस रूट क्या करता है? ये अगर आप 8.8 को पिंग कर रहे हो ना, इन ऑर्डर टू रीच 8.8 बीच में कितने राउटर्स या फायरवॉल्स है उनके बारे में आपको बताता है। तो एक बात तो मैं जानता हूँ, यहाँ पे ना टोटल 14 डिवाइसेस थे, टोटल 13 डिवाइसेस थे इन बिटवीन। 14th डिवाइस जो था वो गूगल का डेस्टिनेशन था 8.8.8.8। So there were 13 devices in between me and Google who made this connection possible. And the first device was 192.168.1.206. Okay. And if I check the private IP address of NAT gateway, it is the same. So database server send the packet in the first step to the NAT gateway. And NAT gateway became the first hop that sent me through the internet to in the direction of the internet that translated my private IP into public IP. Okay. So guys, this is how the entire thing works. बहुत सिंपल है। So अगर आप अपने बैकएंड सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, या अगर आपके पास कोई ऐसा कंपोनेंट है, कोई ऐसा रिसोर्स है अमेजोन के अंदर जिसे आप इंटरनेट नहीं देना चाहते हो, लेकिन पार्शियली इंटरनेट देना भी चाहते हो, मतलब आपको ये करना है कि यूजर्स ऑन द इंटरनेट दे शुड नॉट टॉक टू यू। If your server wants to talk on internet, it is okay to go for your server to internet, but users on internet, they should not come towards your server. So remove the public IP of your server. Your server will not attract users from the internet because it has no public IP. अब public IP नहीं है तो कैसे इंटरनेट से ट्रैफिक आएंगे? इम्पॉसिबल, राइट? और आप क्या करोगे? नैट गेटवे के पीछे रख दोगे अपने सर्वर्स को। अभी नैट गेटवे ये ध्यान रखेगा, ठीक है, इनबाउंड रिक्वेस्ट को वो ड्रॉप करने वाला है। एनी रिक्वेस्ट कमिंग टुवर्ड्स योर सर्वर फ्रॉम द इंटरनेट will be dropped by your NAT gateway. It is not going to allow this request. Any request going in the direction of internet from your server through the NAT gateway, that will be documented by the NAT gateway. And if the reply is coming back, NAT gateway is going to check the documented request. And if the reply matches a request which was sent out to a direction, so that will be allowed. So NAT gateway intelligently manages network connections to your backend servers. It will only allow the traffic that was sent by your server to the internet, only wo reply aa sakta hai. If there is anybody on the internet who wants to connect to your server, he will not be able to connect to your server. So basically, we are giving partial internet access to a server. As much as the server wants to go to internet, it can go to internet, but nobody from internet can come to my server. So I'm protecting my server as well by giving this type of setup into my infrastructure. So guys, NAT gateway is a very critical component in Amazon Web Service in terms of security. Okay. Many attacks comes through the internet. So we know every day, like there are millions of attacks being done on IT infrastructure. Most of these attacks are from internet. ठीक है? NAT gateway will protect your backend servers. तो जितने भी backend servers है अभी right now hosted, similar technologies or exactly same NAT technology is used to protect the servers. ठीक है? From the attacks of internet. Okay. So guys, this was all about NAT gateway. Now remember, after completing this practical, it is your responsibility to delete the things, because like if you forget to delete all the things, you will be billed for this. Even if you are in free tier, अगर आप free tier user हो, तब भी इन चीजों की बिलिंग होती है। तो ध्यान में रखना, ये प्रैक्टिकल हो जाने के बाद आप क्या करिए, NAT गेटवे पे जाइए, इसको डिलीट कर लीजिए। So delete your NAT gateway, delete. Okay. So in some time NAT gateway gets deleted. NAT gateway के डिलीट हो जाने के बाद ही इलास्टिक आईपी एड्रेस को आप रिलीज कर सकोगे। तो ध्यान में रखना, इलास्टिक आईपी जो होता है आपका वो डिलीट नहीं होता है, उसको रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि उसका आपने क्रिएट नहीं किया था, एलोकेट किया था। तो आपने अमेजोन को रिक्वेस्ट किया था कि यू नीड अ पब्लिक आईपी एड्रेस कैटेगरी रिजर्व, मतलब एक इलास्टिक आईपी आपको चाहिए था। तो आपने रिजर्व रिक्वेस्ट किया था अमेजोन को। तो जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो आप डिलीट नहीं करते उसको, आप रिटर्न करते हो, मतलब रिलीज करते हो, तो अमेजोन के पूल में वो वापस सरेंडर हो जाता है। तो ये डिलीटिंग स्टेज बता रहा है। इफ आई डू अ रिफ्रेश, ठीक है, स्टिल इट इज इन डिलीटिंग स्टेट। तो अंटिल दिस गेट्स डिलीटेड आप इलास्टिक आईपी को डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, मीनवाइल आपके ये जो सर्वर्स हैं, अगर आपका काम कंप्लीट हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, गो एंड टर्मिनेट देम। ठीक है, इवन इफ यू आर इन पेड टियर या फ्री टियर, मैं बोलूंगा बेटर ऑप्शन इज टू टर्मिनेट योर इंस्टेंसेस वंस यू आर डन। ओके, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके धीरे धीरे करके बहुत सारे इंस्टेंसेस स्टैक हो जाएंगे एल्स। ओके,
तो चलिए, एनीवे इफ आई डू अ रिफ्रेश, तो दिस NAT gateway got deleted. Okay. If we go into elastic IPs, we can go to this IP that we had allocated earlier, and we can select this IP, go to action, and we can release that IP and release. अच्छा, एक बार वो रिलीज हो चुका पहले, ठीक है, दूसरी टाइम रिलीज नहीं होगा। तो बेसिकली ऑटोमेटिकली दो रिक्वेस्ट जनरेट हो गए थे हमारे, ठीक है। इफ आई डू अ रिफ्रेश, नो इलास्टिक आईपीस। सो गाइस, दिस वाज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट NAT गेटवे, ठीक है, फॉर एंटरप्राइज एनवायरमेंट, ठीक है, इन होस्टेड इन AWS। सो गाइज, इफ यू वांट एनी टॉपिक, अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में, जैसे कि EC2 से रिलेटेड, या फिर मे बी लाइक S3 और RDS, तो इस कमेंट एरिया में आके आप कमेंट कर सकते हो। ओके, विल ट्राई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, या अगर आपके कोई फीडबैक्स है, तो यू कैन पुट दिस फीडबैक्स ऑफ योर्स इन द कमेंट एरिया। ओके, so guys, this was all about NAT gateway. Very soon we'll be with a new topic. Most probably Monday ke din I'll be bringing up a new topic, somewhere around EC2, I think. Okay, chaliye, theek hai. So we'll end the session here. Try this, and if you have any questions, put it onto our chat. We'll definitely come with an answer or a solution to your problems. और if you have any feedback, आप वो भी डाल सकते हो। और अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए होगा, तो आप वो भी टॉपिक डाल दीजिए। विल ट्राई टू ब्रिंग अ लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर।